चलो बच्चा लोग शुरू करते हैं अपना मैराथन। आज हम लोग बहुत कवरेज करेंगे। फोकस पूरा आपको पूरा फोकस रखना पड़ेगा। मेरे पास सारा फोकस होना चाहिए आपका। ओके, वेट, वी आर बैक अगेन। सारा फोकस होना चाहिए इधर, सारा का सारा फोकस। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो जब देखो अपना दिमाग को फ्रेश करके, ट्रस्ट मी, ये वीडियो अगर आप देख लिए पूरा का पूरा, मतलब क्या है, मैं 3 भाग में इसको डिवाइड करूंगा। पहले कमर्शियल लॉस को, ठीक है, जो कमर्शियल लॉ वाले हैं वो इंटर के लिए भी काम आएंगे और फाउंडेशन वालों के भी। फिर लेबर लॉस को, और फिर 2 चैप्टर्स, कोड ऑन वेजेस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये दोनों वीडियो 1 घंटा का रहेगा बेटा, अलग से, ठीक है ना। ये आप देख लिए ना, ट्रस्ट मी, सारा पेपर आप अटेंड कर लोगे। इस दोनों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आज आपसे हो जाएगा। इस दोनों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो जाए आपसे आज, हो जाएगा, पक्का गारंटी है, ठीक है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये मैराथन में बता दूं, एक्सक्लूसिवली सीएमएस के लिए। समझ आ रहा है? सीए वालों बच्चों के लिए एक नेक्स्ट मंथ आएगा, बट अभी ये पूरा मैराथन सीएमए वाले लोग के लिए। बिना टाइम वेस्ट किए, बिना बकवास किए, लेट्स स्टार्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सबसे पहले अपने शुरू करेंगे एक एक्ट से जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखिएगा बच्चा लोग, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है। पहला बात आपको मैं समझाता हूं, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, जब एक इंसान ऑफर देता है, सामने वाले उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है। एक इंसान क्या देता है बच्चा लोग, ऑफर, और सामने वाला उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे दोनों के बीच में एक प्रॉमिस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे पास आए कि भैया लॉ पढ़ा दो, दिस इज एन ऑफर गिवन बाय यू। ऑफर क्या दिया आपने? ऑफर दिया। आपने क्या दिया? ऑफर दिया। और जब मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता हूं, जब मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं ये बोल के, हाँ बच्चा मैं आपको पढ़ा दूंगा, तो मेरे और तुम्हारे बीच में क्या हो गया बोलो तो? प्रॉमिस हो गया। मेरे और तुम्हारे बीच में क्या हो गया बोलो? प्रॉमिस हो गया। और ये जो प्रॉमिस हुआ है ना, यहाँ का देखो, पहला स्टेप तुम क्या बोले, भैया लॉ पढ़ा दो। मैं बोला हाँ बच्चा पढ़ा दूंगा, एक्सेप्ट हो गया। फिर तुम्हारा दूसरा सवाल क्या होगा मेरे से, भैया फीस क्या रहेगा? फीस मैं बोला फीस रहेगा 8,000 रुपया। फीस क्या रहेगा बोलो? 8,000 रुपया लॉ पढ़ाने का। तो दिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। आप मेरे को कुछ दे रहे हो, दैट इज नोन एज फीस, और मैं आपको कुछ दे रहा हूं, दैट इज नोन एज सर्विस। तो हम लोग दोनों एक दूसरे को कुछ दे रहे हैं, विच इज नोन एज कंसिडरेशन। तो सबसे पहले ऑफर होता है, उसके बाद एक्सेप्टेंस होता है। तो जैसे ही ऑफर एक्सेप्टेंस हो जाता है वो बन जाता है प्रॉमिस। और जब उसी प्रॉमिस में हम लोग अपने लेन देन को ऐड कर देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कंसिडरेशन। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन। अगर हम लोग इस लेन देन को ऐड कर देंगे, उसमें जो लेन देन किया है ना, कंसिडरेशन जो है ना, जो लेन देन किए जो ऐड कर देते हैं, उसके बाद जैसे ही प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन हो जाता है, हमारे बीच में हो जाता है बेटा अग्रीमेंट। और जब वही अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है, जब वही अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है, तो वो बन जाता है क्या बोलो? कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। एम आई क्लियर विद दिस? आपने ऑफर दिया लॉ पढ़ा दो, मैंने एक्सेप्ट किया हाँ पढ़ा दूंगा, हमारे बीच हुआ प्रॉमिस। फिर अपने लेन देन का बात किया, दैट इज नोन एज कंसिडरेशन। तो प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन क्या हो जाएगा बेटा? अग्रीमेंट। और वही अग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। भैया एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है? एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब होता है एक ऐसा अग्रीमेंट जो तुम लोग दो लोग के बीच में हुआ है, जिसको कानूनी नजरों से वैलिड बताया जाए, कानूनी नजरों से वो अग्रीमेंट सही बताया जाए। हम अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत 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 बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम उसके लिए नागमणि का एग्रीमेंट किया है। इज इट पॉसिबल टू ब्रिंग? नो। सो दिस एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ बच्चा लोग। एम आई क्लियर विद दिस? तो कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक आपको समझ आया। तो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक को मैं वापस नहीं रिपीट करूंगा, बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं ताकि आगे आपको समझ आए। ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और उस ऑफर और एक्सेप्टेंस में जब हम लोग उस ऑफर एक्सेप्टेंस को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? अग्रीमेंट, प्रॉमिस हो जाएगा। और वही प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन आ जाएगा, कंसिडरेशन का अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो कंसिडरेशन मतलब होता है क्विड प्रो क्यो। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? क्विड
प्रो क्यो। कंसिडरेशन मतलब क्या होता है, बोलो बच्चा लोग, क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। क्विड प्रो क्यो का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। याद रखिएगा, लेन देन को क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। तो बच्चा लोग एबीसीडी आपको आता होगा, एबीसीडी आपको आता होगा, तो ए से ABCDEFG आता है ना। तो उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किससे होता है, ऑफर से। तो ऑफर का सेक्शन क्या रहेगा बेटा, 2A, क्योंकि ये स्टार्ट होता है ऑफर से तो उसका सेक्शन भी 2A, ए पहले आता है तो 2A। फिर आता है बेटा एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का सेक्शन 2B, क्योंकि एक्सेप्टेंस बाद में आता है। डन है क्या। कंसिडरेशन, कंसीडरेशन D आता है, कंसिडरेशन के स्पेलिंग में D आता है, D, तो कंसिडरेशन का सेक्शन 2D। अग्रीमेंट के स्पेलिंग में E आता है, E, तो अग्रीमेंट का सेक्शन 2E। कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 2H। ये इतना ही डेफिनेशंस आपको मतलब सेक्शंस याद रखने हैं। चलिए अब हम लोग प्रोविजन के थ्रू याद रखते हैं कि आपको इसमें पढ़ना क्या है। जितना मार्क करूंगा उतना आप पढ़ेंगे, पगला लोग की तरह आप नहीं पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H, कॉन्ट्रैक्ट कौन से सेक्शन में डिफाइन है, 2H में। क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का अग्रीमेंट है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है। कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का अग्रीमेंट है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है। फिर अपने पढ़ेंगे सेक्शन 2E में क्या डिफाइन है, अग्रीमेंट क्या होता है। अग्रीमेंट का मतलब होता है एवरी प्रॉमिस, जो अभी हम तुमको बताए, पहले ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, प्रॉमिस बना, उस प्रॉमिस पे जब कंसिडरेशन आ जाएगा तो क्या बनेगा, अग्रीमेंट बनेगा। तो प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ 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 प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन इज कॉल्ड अग्रीमेंट। अगर एक प्रॉमिस है और उसमें सेट ऑफ प्रॉमिस भी आ जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अग्रीमेंट बोलेंगे। एम आई क्लियर विद दिस। फिर हम लोग ने कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट फुलफिल करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट फुलफिल करना पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट फुलफिल करना पड़ता है, नंबर 1, देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट। दो लोगों के बीच में अग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर एक अग्रीमेंट नहीं हुआ तो फिर कोई फायदा नहीं है। देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले क्या होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए। अच्छा, कंसेंसस एट ईडम, कंसेंसस एट ईडम, कंसेंसस एट ईडम, इसका मतलब होता है मीटिंग अप ऑफ माइंड्स। दो लोगों के बीच में माइंड का मैच होना बहुत जरूरी है। अगर दो लोगों के बीच में माइंड का मैच नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा, बिकॉज माइंड अगर मैच नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट बनने लायक नहीं है। नेक्स्ट आता है लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंसिडरेशन बहुत जरूरी है, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनने लायक नहीं है। फ्री कंसेंट, याद रखिएगा, फ्री कंसेंट होना बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट आप बना रहे हो और फ्री कंसेंट ही नहीं है तो फिर कोई फायदा है नहीं। फ्री कंसेंट क्या होता है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट करने का मर्जी है वो आजाद होना चाहिए, किसी के दबाव के अंदर हो के आपने हाँ नहीं बोला हो कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो सामने वाला से, वो आपका फुल मर्जी होना चाहिए, खुद का मर्जी होना चाहिए, किसी के दबाव में आपने उसको हाँ नहीं बोला हो। डन है क्या, किसी के दबाव में, कम ऑन उठो, किसी के दबाव में आपने उसको हाँ नहीं बोला हो। डन है क्या। फिर नेक्स्ट देखो, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने का औकात, किसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। भैया हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति के साथ जो कि माइनर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ आप नहीं कर सकते हो, भैया उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जो माइनर है। माइनर कौन होता है भैया, माइनर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका एज 18 साल से नीचे हो, उसको अपने क्या बोलेंगे, माइनर बोलेंगे। माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं कर सकते। ये लिखा हुआ है कहाँ पे, लिखा हुआ तो है कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है, कंपिटेंट नहीं है, सेक्शन 10 में लिखा है। लेकिन माइनर कौन होता है वो लिखा गया सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में, जो ये बोलता है माइनर इज अ पर्सन हुज एज इज बिलो 18 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, नेक्स्ट आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लॉफुल ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट का बेस, जो तुम कॉन्ट्रैक्ट का बेस रखते, हम तुमसे गांजा बेचने का बात कर रहे हैं, इज इट लॉफुल ऑब्जेक्ट, नो, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। नेक्स्ट आता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा करो जिसको परफॉर्म किया जा सके, इट इज पॉसिबल टू परफॉर्म। दिस ऑल आर व्हाट बेटा, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10 के अंदर। सेक्शन 10 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोलता है। अगर ये सारा कुछ प्रेजेंट रहा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। फिर अपने पढ़े थे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, बहुत सारा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें से सबसे पहला होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले क्या होता है बोलिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ये बोलता है कि जब सारा का सारा एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, when all the essential elements are present, when all the essential elements given under section 10 are present, the contract is said to be valid contract, the contract is said to be valid contract, contract को valid बोला जाता है। नंबर 2, ध्यान रखिएगा, contract valid हो गया तो valid contract हो गया, ठीक है। फिर
एक तरह का एक आता है वॉइड, एक क्या आता है बोलो वॉइड। अब वॉइड का दो डिवीजन होता है बेटा, वॉइड को आप दो तरह से समझ सकते हो, बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक होता है वॉइड अग्रीमेंट और एक होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है वॉइड अग्रीमेंट और एक होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो जो वॉइड अग्रीमेंट होता है वो क्या होता है, ध्यान से सुनो। वॉइड अग्रीमेंट मतलब आपका और मतलब दो पार्टी होता है ना कॉन्ट्रैक्ट में, तो पार्टी के बीच में जो अग्रीमेंट है ना वही वॉइड है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले अग्रीमेंट होता है, तुम्हारा अग्रीमेंट ही वाहियात है, हमारा अग्रीमेंट ही क्या है, वाहियात है। जब अग्रीमेंट ही वाहियात है तो उसको वॉइड अग्रीमेंट बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। यानी कि शुरुआत से ही फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इसमें से सारा मतलब इसमें से जो एसेंशियल एलिमेंट है कुछ मिसिंग्स है, शुरू से ही मिसिंग है। इसमें से ये कंडीशन तुम शुरू से फॉलो नहीं कर पाया, मतलब शुरू से फॉलो नहीं करके वॉइड अग्रीमेंट किया है, तो उस कंसेप्ट को हम लोग वॉइड अग्रीमेंट बोलेंगे। एम आई क्लियर विद दिस? अब आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है पहले तो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था, बाद में जाके आप कुछ प्रॉब्लम हुआ जो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। मेरे साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है, हम मर गए, आई डाइड, मर गए हम, मौत हो गया मेरा, तो जब हम मर गए ना तो ऑटोमेटिकली मेरे साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट अब नहीं कर सकता। क्या डेड बॉडी को उठाएगा, ओ सर उठिए पढ़ाइए, पॉसिबल नहीं है। पहले तो सही था ना, पहले तो पूरा वैलिड था ना, बाद में जाके ना पॉसिबल टू परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है, वॉइड बन जाता है। फिर आता है बेटा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, व्हेन यू एक्सप्रेस थिंग इट इज नोन एज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट अगर बोल के लिख के बोल के लिख के बोल के लिख के बोल के लिख के अगर कॉन्ट्रैक्ट बोल के या लिख के होगा उसको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। फिर एक कॉन्ट्रैक्ट आता है जिसका नाम आता है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या नाम आता है बोलिए, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बेसिकली हम लोग एंटर करते बाय आवर एक्शंस। एक्शन से बताते हैं कि हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप मेरे क्लास में आके बैठ गए मेरे से बिना बात किए, तो क्लास में आके बैठे तो मान लेंगे आप मेरे साथ पढ़ने आए और हम आपको पढ़ाने आए, आप मेरे को फीस दोगे ही दोगे, तो यहाँ पे एक्शन से हम लोग मान लिए कि हम लोग दोनों के बीच में क्या है, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आता है वॉइड एग्रीमेंट, हो गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो वैलिड भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है। देखो एक्चुअल में क्या है, मेरे माथा में किसी ने बंदूक रखा और मेरे माथा में बंदूक रख के एक प्रॉपर्टी को साइन करवा ली, प्रॉपर्टी को साइन करवा ली, प्रॉपर्टी को साइन करवा लिया। तो अगर कोई मेरे माथा में बंदूक रखा और एक प्रॉपर्टी को साइन करवा लिया, तो इस दबाव में हमने साइन किया है, ठीक है, इस दबाव में मैंने एक साइन किया है, दबाव में मैंने एक साइन किया है, प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट नाम पे किया, लेकिन एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी मेरे को देना नहीं था, तो वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। हम कौन है, हम कौन है, हम कौन है, हम अग्रीव्ड पार्टी है। अग्रीव्ड पार्टी मतलब जिसके साथ ये हादसा हुआ है। तो एक अग्रीव्ड पार्टी, एक अग्रीव्ड पार्टी, एक क्या अग्रीव्ड पार्टी चाहे तो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बना सकता है और वॉइड बना सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। याद रखिएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वैलिड ऑल्सो एंड वॉइड ऑल्सो। ये टोटली डिपेंड करता है किस पे बोलो तो अग्रीव्ड पार्टी पे, कि उसको वो क्या बनाएगा, वैलिड बनाएगा कि वॉइड बनाएगा। याद रखिएगा कि जब कभी भी फ्री कंसेंट मिसिंग है, जब कभी भी फ्री कंसेंट मिसिंग होता है, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। चलिए फिर हम लोग ये सब कुछ पढ़ने के बाद पढ़े थे और एक टाइप जिसका नाम है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए दोनों पार्टी का कुछ ऑब्लिगेशंस होता है। सपोज करो तुम्हारा ऑब्लिगेशन है फीस देना, मेरा ऑब्लिगेशन है पढ़ाना, और दोनों ही पार्टी अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर देता है, तो कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाता है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। अब एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दो तरह का होता है। एक होता है यूनिलैटरल और एक होता है बाइलैटरल। एक होता है यूनिलैटरल और एक होता है क्या बोलो, बाइलैटरल। यूनिलैटरल का मतलब क्या होता है, यूनिलैटरल का मतलब होता है जब एक पार्टी अपना काम कर दिया, दूसरा पार्टी अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं किया। आपने फीस दिया, मैंने नहीं पढ़ाया अभी तक, तो ये यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ये एग्जीक्यूट होना बाकी है। बाइलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ना तुमने फीस दिया ना मैंने पढ़ाना चालू किया, बस दोनों आपस में बात करके रखे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते बोलिए, बाइलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, बाइलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, बाइलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एम आई क्लियर विद दिस? तो होप सो आपको ये पहला चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं दूसरा चैप्टर जिसका नाम है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। देखिए बेटा मैराथन है, पंप अप करिए। पूरा कॉन्ट्रैक्ट 1 घंटा में खत्म करना है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट 1 घंटा में खत्म करना है, 1 घंटा में पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है, पूरा का पूरा। कम ऑन पंप अप,
दूसरा चैप्टर का नाम क्या है बोलो? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। दूसरा चैप्टर बहुत सिंपल है, बोलता है जो इंसान ऑफर देता है ना उसको हम लोग ऑफरर बोलते हैं, जो इंसान ऑफर देता है उसको हम लोग ऑफरर बोलते हैं, और जिसको हम लोग ऑफर देते हैं उसको हम लोग ऑफरी बोलते हैं। ऑफरर एंड ऑफरी। सुनो, तुम ऑफर दिया हम उसको एक्सेप्ट कर लिए, तुम ऑफर दिया हम उसको एक्सेप्ट कर लिए, तो तुम ऑफर दिए तुम ऑफरर, तुम मेरे को ऑफर दिए तो हम ऑफरी, लेकिन हम जब उसको एक्सेप्ट कर लेते तो याद करो, ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है, ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है, ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है? बोलो चिल, बोलो। ऑफर जब एक्सेप्ट होता है तो क्या बनता है? बोलो 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 बोलो। प्रॉमिस बनता है। तो जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होता है वो प्रॉमिस बन जाता है, तो जो तुम ऑफरर था वो अब प्रॉमिसर कहलाएगा, जो ऑफरर था वो प्रॉमिसर कहलाएगा, और जो ऑफरी था वो प्रॉमिसी कहलाएगा। एम आई क्लियर विद दिस? अच्छा, कुछ टाइप्स ऑफ ऑफर है, कुछ टाइप्स ऑफ ऑफर है। ऑफर का कुछ टाइप्स है। नंबर 1 आता है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर मतलब एक ऐसा ऑफर जो दिया जाता है पब्लिक इन जनरल, जो दिया जाता है पब्लिक इन जनरल, जितने भी पब्लिक है सबको हम ऑफर दे रहे हैं, सबको, जिसको जिसको लॉ पढ़ने आ जाना, दिस इज द जनरल ऑफर, सबके लिए, और एवरीवन कैन एक्सेप्ट इट, एवरीवन कैन एक्सेप्ट इट। डन है क्या अच्छी तरह से? नंबर 2 स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर का मतलब होता है एक ऐसा ऑफर, एक ऐसा ऑफर, एक ऐसा ऑफर, एक ऐसा ऑफर जो हम स्पेसिफिकली एक इंसान को देख रहे हैं, उसी को जाके बोल रहे ओ भाई पढ़ने आ जाना, तुम ही आना, बस सिर्फ तुम, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक ऑफर। अगर हम उसी को बोल रहे सिर्फ तुम ही आना, तुम ही आना, तुम ही आना, तो वही आएगा और कोई नहीं आ सकता, मतलब वही एक्सेप्ट करेगा उस ऑफर को, याद रखिएगा स्पेसिफिक ऑफर। नेक्स्ट आता क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर हम तुमको क्या सिखाए थे? जब एक जैसा ऑफर हम लोग एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं इन इग्नोरेंस, बिना अनजाने में एक्सचेंज करते एक जैसा ऑफर अनजाने में। क्या चीज़ का अनजाने में? कि तुम भी वही ऑफर दे रहा है मेरे को और हम भी वही ऑफर दे रहे हैं तुमको, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस ऑफर। समझ आ रहे हैं? क्रॉस ऑफर का मतलब एक जैसा ऑफर एक दूसरे के पास चला जाता है और दोनों को ये नहीं पता है कि दोनों एक जैसा ही ऑफर दे रहा है। डन है क्या? फिर आता है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर याद आ रहा है मेरी बहन का एग्जाम्पल, बार्गेनिंग बार्गेनिंग बार्गेनिंग। अगर सामने वाला कुछ ऑफर दे रहा है और आप उस पर काउंटर मार रहे हो, मतलब उस ऑफर में कुछ मॉडिफिकेशन करके चेंज कर रहे हो, वो बोला ये सामान बेचेंगे 1000 रुपए, तुम बोला नहीं 800 में बेचना पड़ेगा। कितना में बेचना पड़ेगा? 800 में। तो ये जो तुम नहीं बोल के 800 में बिकवा रहा है ना, ये काउंटर ऑफर है। एम आई क्लियर विद दिस? स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है? कि ऐसा ऑफर जो एक लंबे समय के लिए रहता है, लंबे समय के लिए रहता है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काउंटर ऑफर। देयर आर सर्टेन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड ऑफर। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड ऑफर, देखिए ऑफर जो मिलता है ना वो वैलिड कैसे होता है? ऑफर जो मिलता है वो वैलिड कब माना जाएगा? कुछ एसेंशियल कंडीशन वो पूरा करना पड़ेगा, जिसमें से नंबर 1 है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर क्या करना पड़ेगा? कम्युनिकेट करना पड़ेगा। किसको? ऑफरी को। कम्युनिकेट करो, खड़ा हो गया तोतला लोग की तरह ही कर रहे हैं भाई, ही नहीं करना है, ऑफर को कम्युनिकेट करना है। डन है क्या? हम तुमको ताक रहे हैं, कुछ समझ आया? नहीं। अगर हम प्यार करते हैं तुमको बोलना पड़ेगा आई लव यू टू। ये ऑफर शुड बी व्हाट? कम्युनिकेटेड। ऑफर जो दे रहे हो ऐसा दो जिससे सामने वाला उसको हाँ करे। सड़ा हुआ ऑफर दोगे तो नहीं चलेगा। आई लव यू, बस शादी वादी नहीं करेंगे, सिर्फ प्यार करते तुमसे, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तुमको, नीच। फिर आता है कि टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी डेफिनाइट एंड क्लियर। जो ऑफर दे रहे हो वो क्लियर दो। ऑफर जो दे रहे हो क्या दो? क्लियर दो। वाहियात वे में ऑफर मत दो। ऑफर मस्ट बी क्लियर, क्लियर बको, जो बकना है क्लियर बको, जो बकना है क्लियर बको, ऑफर को क्लियर बको, एकदम क्लियर। फिर आता है ऑफर मस्ट क्रिएट व्हाट? लीगल रिलेशन। ऐसा ऑफर दो जिससे लीगल रिलेशन आए। अपनी गर्लफ्रेंड को बोले जानू आज हम झाड़ू मार देंगे, तो ये लीगल रिलेशन नहीं है, अगर नहीं मारोगे तो वो केस नहीं कर सकती। ऑफर ऐसा दो जो लीगल रिलेशन पे हो, ठीक है? ऑफर हमेशा ऑफरर की इच्छा के अनुसार ही जाता है, जो ऑफर देता है उसके इच्छा अनुसार ही जाता है ऑफर। ऑफर एक्सप्रेस हो सकता है, इंप्लाइड हो सकता है, ये क्लियर का ही सिनोनिम्स है, ठीक है? ये लाइन याद रखिएगा। ऑफर अलग होता है, इन्विटेशन टू ऑफर अलग होता है। ऑफर मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। ऑफर अलग होता है, इन्विटेशन टू ऑफर अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कैटलॉग दिया मैंने, कैटलॉग इज एन इन्विटेशन टू ऑफर, कि आप ऑफर दे कि इस कैटलॉग से आपको क्या चाहिए, तो दिस इज व्हाट इन ऑफर, ठीक है? ऑफर में भी कंडीशनल इन केस ऑफ स्पेशल टर्म। ऑफर कंडीशनल हो सकता है। डन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ऑफर कंप्लीट कब होता है? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट कब होता है? देखो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट कब होता है? अरे भाई जिसको ऑफर दे रहे हो उसको ज्ञान पता चल गया तुम्हारे ऑफर के बारे में, तो मान लिया जाता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया। हम जिससे प्यार करते हैं उसको पता चल गया मुझसे प्यार करते हैं, हम आई लव यू कबूतर में बांध के आई लव यू भेज रहे हैं, चीची 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 करके जा रहा है कबूतर, तो वो जो कबूतर जा रहा है उसके पास आ गया, उसके पास मिल गया कबूतर को, मतलब कबूतर उसको मिल गया, वो पढ़ ली, कम्युनिकेट हो गया, तो माना जाता है कम्युनिकेशन ऑफ मेरा ऑफर कंप्लीट हो गया है। डन है क्या? अच्छा, नेक्स्ट एक्सेप्टेंस का भी सेम रूल है बेटा। एक्सेप्टेंस का भी सेम रूल है। एक्सेप्टेंस बोलता है हमको भी कम्युनिकेट करो। एक्सेप्टेंस शुड आल्सो बी कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड का मतलब होता है बेटा एक्सेप्टेंस ऐसा दो जिसमें कोई कंडीशन ना हो, एकदम एग्जैक्ट बोलो हाँ या ना,
ऐसा नहीं बोल सकते हम, बोले आई लव यू बोल रही है, आई लव यू बट एज अ फ्रेंड, तो रहो अपने पास। उसके पास क्या आता है देखो, एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन यूजुअल और रीजनेबल मैनर। एक्सेप्टेंस जो दे रहे हो, ऑफर आया तुम उसको एक्सेप्ट करोगे ना, तो एक्सेप्ट करने का एक तरीका होता है। तो नॉर्मल जो यूजुअल है उस मैनर में कर लो, रीजनेबल मैनर में कर लो, बट अगर मैनर प्रिस्क्राइब्ड है, ऑफर देते वक्त हम उसमें मोड प्रिस्क्राइब कर दिया कि इंटरेस्टेड पीपल पिंग मी इन व्हाट्सअप, तो एक्सेप्टेंस किस में दोगे, व्हाट्सअप में। डन है क्या? एक्सेप्टेंस तभी तक देना, मतलब एक्सेप्टेंस तब तक ही दे सकते हो जब तक ऑफर जिंदा है। ऑफर जिंदा नहीं है तो एक्सेप्टेंस लेके हम क्या करेंगे। डन है क्या? एक्सेप्टेंस दो विद इन स्पेसिफाइड टाइम में, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन स्पेसिफाइड टाइम, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन स्पेसिफाइड टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में देना पड़ेगा। मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। मेंटली तुम एक्सेप्ट कर लिए हो, हाँ हाँ हम प्यार करते हैं, ऐसे नहीं होगा, आपको बोलना पड़ेगा। डन है। अच्छा, सेक्शन 6 में हम लोग सीखे थे मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर क्या बोलता है कि ऑफर को रिवोक करना है अगर आपको, तो आप कैसे रिवोक कर सकते हो, नोटिस से रिवोक। देखो ऑफर दिए, कैंसिल भी तो कर सकते हैं ना, तो नोटिस देके टाइम ऑटोमेटिक खत्म हुआ तो ऑफर ऑटोमेटिक कंप्लीट हो गया। एक्सपायरी ऑफ रीजनेबल टाइम, बोले ना कंडीशन प्रेसिडेंट, ऑफर दिए थे कुछ कंडीशन लगा के और वही कंडीशन फुलफिल नहीं किए, तो अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं किए तो तुम्हारा ऑफर क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। मौत से, जो ऑफर दे रहा था ऑफर है वो उसका मौत हो गया, पगला गया, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ऑफर लैप्स हो जाएगा। काउंटर ऑफर, तुम 1000 रुपये में एक सामान बेच रहे हो, बोले 800, तुम 800 में एक्सेप्ट कर लिए, तुम 800 में एक्सेप्ट कर लिए, तो 1000 वाला क्या हो गया, काउंटर ऑफर। बाय रिफ्यूजल, डायरेक्ट मना कर दिया, नहीं लेंगे। अच्छा, लैटिन वर्ड्स टू रिमेंबर पता है, क्विड प्रो क्यू का मतलब समथिंग इन रिटर्न, वॉइड एब इनिशियो मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, कंसिडर मतलब मीटिंग अप ऑफ माइंड्स। इसमें हम आपको एक पूरा टेबल करवाए थे जहाँ पे हम आपको पूरा प्रॉपर वे में समझाए थे कि कब कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब हो सकता है। याद रखिएगा, हम एक बार में कीवर्ड लिख दे रहे हैं, रिवोकेशन ऑफ ऑफर इज पॉसिबल till offeree have not accepted the offer. Revocation must be made using faster mode of communication. Am I clear with this? फास्टर मोड ऑफ कम्युनिकेशन करके आप रिवोक कर सकते हैं। नेक्स्ट 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 चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर आता है फ्री कंसेंट। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर आता है बोलो, फ्री कंसेंट। नेक्स्ट चैप्टर आता है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या होता है, ध्यान से सुनो, व्हाट डज फ्री कंसेंट मीन्स। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंसेंट होना जरूरी होता है। कंसेंट का मतलब होता है मर्जी होना बहुत जरूरी है। और जब आप ये मर्जी का बात करते हो, कंसेंट का बात करते हो, तो कब माना जाता है कि एक पार्टी का फ्री कंसेंट है, यानी कि जो कंसेंट वो दे रहा है वो प्रॉपर फ्री है, मतलब आज़ाद है, मर्जी है उसका, खुले में आज़ादी है। देखिए, मर्जी तो है लेकिन मर्जी आज़ाद होना चाहिए। मर्जी आज़ाद होने का मतलब है कि किसी भी तरह से वो किसी के दबाव में आके ना दे रहा हो। तो देखो लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 अ कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। According to section 14 a consent is said to be free। एक सेकेंड बेटा, आ जाइए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 a consent is said to be free। कंसेंट फ्री माना जाएगा। कंसेंट क्या माना जाएगा बोलो, फ्री। According to section 14, consent is said to be free when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake। बोल रहा कंसेंट फ्री तभी माना जाता है जब आप 5 चीज से आजाद हो। What are those 5 things? Number 1 coercion, नंबर 1 क्या, coercion, नंबर 2 undue influence, नंबर 3 fraud, नंबर 4 misrepresentation and नंबर 5 mistake। डन है क्या? अब मेरा बात सुनो, जब कभी भी फ्री कंसेंट मिसिंग रहता है, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या माना जाता है बोलो तो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। याद रहेगा ना? अच्छा, कोवर्जन क्या होता है, देखो मैं कीवर्ड बता रहा हूँ। कोवर्जन का मतलब होता है थ्रेट करना। कोवर्जन का मतलब क्या होता है, थ्रेट करना, डराना, या फिर कमिटी कर दिया, कुछ कांड कर देना, इधर डराना या कांड करना। मेरी वाइफ के माथे में बंदूक रखा था, हमको लगा मजाक कर रहा है, नहीं मारेगा, हम बोले चला ना, नहीं देंगे, प्रॉपर्टी नहीं देंगे, चला दे, सच में चला दिया, तो ये कमिट हो गया। तो आइदर तुम कमिट करते हो या थ्रेट करते हो, कमिट कर दोगे कोई भी ऐसा चीज जो इंडियन पेनल कोड में मना है। हम आपको धमकाते हैं, हम आपको क्या करते हैं, धमकाते हैं,
या फिर कमिट कर देते हैं कुछ ऐसा चीज जो इंडियन पेनल कोड में क्या है, बोलो मना है। इंडियन पेनल कोड में क्या है, मना है। और अगर ये इंडियन पेनल कोड में मना है और ये तुम अगर कर रहे हो तो ये गलत है, इसको क्या माना जाएगा, कोवर्जन माना जाएगा। या फिर आप अनलॉफुल डिटेन करते हो, आप अनलॉफुल क्या करते हो, बोलो डिटेन करते हो प्रॉपर्टी को, यू अनलॉफुल डिटेन, प्रॉपर्टी को डिटेन करते हो, हड़पते हो या डराते हो कि प्रॉपर्टी को हड़प लेंगे। तुम्हारे ये सब करने का सिर्फ एक ही इंटेंशन है, तुम्हारे ये सब करने का एक ही इंटेंशन है ताकि तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर पाओ, ताकि तुम कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर पाओ, एंटर कर पाओ। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोवर्जन। याद रखिएगा, अगर आप सुसाइड करने का भी धमकी देते हैं तो भी वो क्या माना जाएगा, कोवर्जन माना जाएगा। अगर आप डराते हैं मेरे को कि आप सुसाइड कर लेंगे तो वो भी एक तरह का क्या माना जाएगा, कोवर्जन माना जाएगा। एम आई क्लियर विद दिस? फिर नेक्स्ट आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है जब एक पार्टी को दूसरा पार्टी इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस करते का बोलने का मतलब होता है, ऐसा होता है कि यहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट से मिसिंग रहता है अगर आपको ना आपका जो बिहेवियर है ना वो इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, आपका जो बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। सर कौन है ऐसा इंसान जो मेरे को इन्फ्लुएंस कर सकता है? तो देखो, जो तुम्हारे पास रियल और अपरेंट अथॉरिटी होल्ड करे। रियल और अपरेंट अथॉरिटी का मतलब होता है गार्जियन, पेरेंट्स, उन लोगों का रियल अथॉरिटी है, ठीक है। या फिर कोई फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है तुम्हारा। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप मतलब बहुत सारा रिश्ता होता है जिसमें हम लोग ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस पे बेस्ड रहता है। अ रिलेशनशिप विच इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इज नोन एज व्हाट, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। अगर आप इस रिश्ता में हो और सामने वाला उस पोजीशन में है तो आपको वो डोमिनेट कर सकता है। देखिए, डोमिनेट करना प्रॉब्लम नहीं है, मेन है कि वो यूज करता है उस पोजीशन को ताकि आपका गलत फायदा उठा पाए, वो उस पोजीशन को यूज करके आपका गलत फायदा उठा पाता है। देखिए, ये सारा कुछ करने का उसका एक ही इंटेंशन रहता है, ये सारा कुछ करने का उसका एक ही इंटेंशन रहता है ताकि आपके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर फिर से कर पाए। डन है क्या? अच्छा, फ्रॉड। फ्रॉड का तो आप पढ़े, ये फेवरेट है। फ्रॉड में आप क्या पढ़ते हैं? फ्रॉड में आप ये पढ़ते हैं कि एक इंसान सच छुपा रहा है, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, या फिर डिसीव कर रहा है, सामने वाले को धोखा दे रहा है, या फिर फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है, कुछ भी बक रहा है जो उसको खुद को भी पता है सच नहीं है, या फिर कुछ वादा कर रहा है, प्रोमिसेस टू डू समथिंग बट नॉट परफॉर्म, वादा करता है बट परफॉर्म नहीं करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रॉड। और अगर आपके दो पार्टी के अगर कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कोई फ्रॉड हुआ है तो कभी भी कंसेंट फ्री नहीं माना जाता। एम आई क्लियर विद दिस? जनरल रूल बोलता है कि चुप रहना फ्रॉड नहीं है, जनरल रूल बोलता है चुप रहना फ्रॉड नहीं है, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन, बट देयर आर व्हाट, सर्टेन एक्सेप्शन। कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे ये देखा गया कि अगर आप चुप रहे, अगर आप क्या रहे, बोलो चुप रहे, चुप रहेंगे, अगर आप क्या रहेंगे, चुप रहेंगे, तो वो क्या, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ये बोलता है कि अगर आप चुप रहेंगे, अगर आप क्या रहेंगे, चुप, तो वो फ्रॉड माना जाएगा। कब? अगर आपका ड्यूटी था बोलना और आप चुप थे तो फ्रॉड माना जाएगा। व्हेन द ड्यूटी वाज टू स्पीक, योर ड्यूटी वाज टू स्पीक, बोलना एक ड्यूटी था, अगर आप चुप रहे तो क्या माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा। या फिर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, तुम्हारा चुप रहना ही एक स्पीच के बराबर था तो क्या माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब पता है, ये कहा सुनी बात को बोलना। याद रखिएगा, यहाँ पे मेरा इंटेंशन डिसीव का नहीं रहता, यहाँ पे मेरा इंटेंशन डिसीव का नहीं रहता। माई इंटेंशन इज नॉट टू डिसीव। फ्रॉड में मेरा इंटेंशन रहता है धोखा देने का, यहाँ पे मेरा इंटेंशन धोखा देने का नहीं रहता। हम जो स्टेटमेंट तुमको दे रहे हैं हमको खुद लगता है कि वही सच है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिसरिप्रेजेंटेशन। फिर आता है मिस्टेक। मिस्टेक दो तरह का होता है, एक होता है मिस्टेक ऑफ लॉ, एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ और एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ का आपको कोई भी तरह का एक्सक्यूज नहीं मिलेगा, इग्नोरेंट या नॉन एक्सक्यूजेट। देखिए, मिस्टेक ऑफ लॉ भी दो तरह का होता है, एक होता है इंडियन लॉ और एक होता है फॉरेन लॉ। अगर आप इंडियन लॉ फॉलो नहीं किए और उसके चक्कर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ये नहीं बोल सकते आपको पता नहीं था, गलती से हो गया, मिस्टेक आप नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, फॉरेन लॉ का जो मिस्टेक होगा उसको ट्रीट किया जाता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। फॉरेन मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ विल बी ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं बेटा, इसको कट करके लिखोगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है। अब जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है वो दो तरह का होता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट दो तरह का होता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट दो तरह का होता है, एक होता है यूनिलैटरल मिस्टेक और एक होता है बाइलैटरल मिस्टेक। यूनिलैटरल मिस्टेक का मतलब ये होता है, यूनिलैटरल मिस्टेक का मतलब ये होता है कि एक पार्टी का गलती है, दूसरा पार्टी का गलती नहीं है। और अगर यूनिलैटरल मिस्टेक होता है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है। यूनिलैटरल मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता है, वैलिड रहता है। लेकिन अगर बाइलैटरल मिस्टेक हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। बाइलैटरल मिस्टेक के लिए कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया है। मैं 1 मिनट ब्रेक लूंगा, फिर से शुरू करेंगे, ठीक है। 1 मिनट ब्रेक, बस 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। चलो 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 चलो, ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया। अब हम लोग शुरू करते हैं। मिस्टेक हो गया, डन है, मिस्टेक अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम तुमको कुछ इफेक्ट्स बता देते हैं। इफेक्ट्स मतलब क्या होता है, मान लो कोवर्जन हुआ है, मान लो कोवर्जन हुआ है,
तो अगर कोवर्जन हुआ है, मान लो कोवर्जन हुआ है, तो उसका इफेक्ट क्या है? इफेक्ट नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या कहलाएगा? वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा बोलिए? वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल। एक सेकेंड बेटा, कॉन्ट्रैक्ट विल बी व्हाट? वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बनाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, और जो भी बेनिफिट एक दूसरे को मिला हुआ है पार्टी को वो रिस्टोर हो जाएगा। मतलब बंदूक दिखा के तुम प्रॉपर्टी, मेरा प्रॉपर्टी अपने नाम किया ना, वो रिस्टोर हो जाएगा, वापस मेरे पास आ जाएगा। डन है? ये लिखवाए थे क्लासेस में, आई होप आपके पास वो है। डन है? तो वो वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का भी सेम है। फ्रॉड का याद रखिएगा, फ्रॉड का बाकी पहला 2 सेम रहेगा, तीसरा जो है वो ये है, आप सामने वाले को फोर्स करके वो परफॉर्मेंस करवा सकते हो। ठीक है। मैंने बोला था मैं आपको पढ़ा दूंगा बट मैं नहीं पढ़ा रहा, आपने पैसा वैसा सब दे दिया, 2 महीना हो गया मैं नहीं पढ़ा रहा, तो आप कोर्ट में जाके ये नहीं बोलोगे इस बंदे से पैसा वापस दो, तुम बोलोगे इस बंदे को बोलो पढ़ाने, तो आप फोर्स करते हो कोई चीज में। डन है? बाकी सब ठीक है। अच्छा, ये डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस उन लोगों के लिए जिनका ये रिटन पेपर है सीएमए इंटर का एक्सक्लूसिवली। तो डिफरेंसेस क्या चीज का है? कोवर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस का डिफरेंसेस है। देखिए, पहला तो आपको यही डेफिनेशन ही लिख देना चाहिए, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन, ये सब, और वन पार्टी इज इन पोजीशन टू डोमिनेट, ये वाला यूज करके लिखना। उसके बाद यहाँ से देखो, कोवर्जन में रिलेशनशिप होना जरूरी नहीं है, रिलेशनशिप होना जरूरी नहीं है। जो कोवर्जन कर रहा है, फिजिकल थ्रेट कर रहा है, रिलेशनशिप होना कोई जरूरत नहीं है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में रिलेशनशिप होना जरूरी है, बाउंड है। ये एक फिजिकल नेचर का थ्रेट है, ये अनड्यू नेचर का थ्रेट है। ये जो एक्ट होता है वो इंडियन पेनल कोड में मना है, यहाँ वाला एक्ट इंडियन पेनल कोड में मना नहीं है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड कोवर्जन्स। नेक्स्ट, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? फ्रॉड में वही जो सेम लिखा है वो पूरा लिखोगे। इसमें पार्टी धोखा देता है, इसमें उसको धोखा देने का इंटेंशन नहीं रहता। इसमें जो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है उसको पता है कि वो सच स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। यहाँ पे जो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है उसको खुद लगता है कि ये सच है, भले ही वो सच नहीं है लेकिन उसको लगता है ये सच है। डन है? तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉड। नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन याद रखिएगा, कंसिडरेशन जो दिया हुआ है वो सेक्शन 2D में दिया हुआ है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो कंसिडरेशन का कुछ एसेंशियल रूल है। एसेंशियल रूल ये है कि जो कंसिडरेशन है वो प्रोमिसर की इच्छा अनुसार मूव करता है। प्रोमिसी या कोई अदर पर्सन भी दे सकता है। आपका देखो, हम तुम लोग का फीस तुम लोग दिया है कि मम्मी पापा भी दिए, तो मम्मी पापा भी अदर पर्सन में आ गए ना, तुम लोग देता तो प्रोमिसी में आता ना। डन है? कंसिडरेशन एडुक्वेट नहीं भी रहेगा चलेगा, नीड नॉट टू बी एडुकेट, मतलब वो इक्वल वैल्यूएबल रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। मैं चाहूँ तो इस फोन को 5 रुपए में भी बेच सकता हूँ, मेरी मर्जी। इट नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। ठीक है ना? कंसिडरेशन रियल और कॉम्पिटेंट होना चाहिए। रियल एंड कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? अच्छा होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, जो एक्चुअल में है वो होना चाहिए। तुम बोला ये लीजिए, हवा लीजिए, फूकिए इसको, वो नहीं हो सकता। डन है? कंसिडरेशन मस्ट बी लीगल। कंसिडरेशन जो होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, जनरल रूल है कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाएगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है जहां बिना कंसिडरेशन का भी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन जहां पे बिना कंसिडरेशन का भी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। नंबर 1 सेक्शन होता है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन का मतलब होता है अगर हम आपको कुछ प्यार और प्रेम से दे रहे हैं, इफ आई एम गिविंग यू समथिंग आउट ऑफ लव एंड अफेक्शंस, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शंस, मैं आपको नेचुरली कुछ प्यार से दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू समथिंग आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, नेचुरल लव एंड अफेक्शंस, मैं आपको कुछ नेचुरल लव एंड अफेक्शंस पे दे रहा हूँ। और मैं एक नेचुरल लव एंड अफेक्शन पे, मतलब क्या, तुम मेरे बच्चे हो, मेरी बेटी हो, मैं तुमको कुछ दे रहा हूँ प्यार से, अफेक्शन से, तो वो हम चाहे बिना कंसिडरेशन के भी दे सकते हैं और वो वैलिड रहेगा। हम अपनी बेटी को प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो वो नेचुरल लव एंड अफेक्शंस पे दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए वो एक रिटन और रजिस्टर्ड होना चाहिए, नेचुरल लव एंड अफेक्शन पे बेस्ड होना चाहिए और नियर रिलेशन बिटवीन द पार्टीज होना चाहिए। नियर रिलेशन बिटवीन द पार्टीज का मतलब क्या है? पार्टी के बीच में अच्छा खासा रिश्ता होना चाहिए, नियर रिलेशन होना चाहिए। नंबर 2 आता है कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज। कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज। अब कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि एक इंसान, जैसे कि मैंने क्लास में आपको बताया था, हम लोग एक घर में हैं, आग लग गया,
घर में, मेरी बेटी वहीं रह गई, हम बाहर आ गए, तो मेरी बेटी को बचाने के लिए कोई कूद गया, खुद से पहले वो कूदा, वॉलंटरी उसको बचा के बाहर लाया, वॉलंटरी सर्विस मतलब खुद से कूदा, कूद के उसको बचा के बाहर लाया, और हम इसी खुशी में उसको कुछ वादा कर देते हैं देने का, कुछ कंपेंसेशन दे देते हैं, तो मेरे तरफ से कंपेंसेशन जा रहा है लेकिन उसके तरफ से कुछ नहीं आ रहा। बेटी तो बचाया, अरे बेटी वो पहले ही बचा दिया था, समझ आ रहा है? तो उस केस में कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज में कॉन्ट्रैक्ट जो है मतलब कंसिडरेशन नहीं भी रहेगा तो भी वैलिड रहेगा। ध्यान रखिएगा, सर्विस खुद से वो किया हो, मेरे लिए किया हो, जो वादा किया देने के लिए मेरा होना वहाँ ज़रूरी हो और मेरा इच्छा हो उसको कंपेंसेट करने का, तो हम उसको कंपेंसेट करेंगे। नंबर 3 आता है प्रोमिसेस टू पे टाइम बार्ड डेट। प्रोमिसेस टू पे टाइम बार्ड डेट का मतलब ये होता है कि जब हम एक इंसान को वादा करते हैं कि हम उसको टाइम बार्ड डेट को एग्जीक्यूट कर देंगे। टाइम बार्ड डेट का मतलब होता है एक ऐसा डेट जो ऑलरेडी टाइम के वजह से बार्ड हो चुका है, खत्म हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, हम तुमसे लोन लिए थे 2020 में और मैच्योरिटी डेट था 2021, ठीक है, मैच्योरिटी डेट था 2021, मैच्योरिटी डेट आ गया, तुम पैसा नहीं मांगे, 22 आ गया पैसा नहीं मांगे, 2023 आ गया पैसा नहीं मांगे, 24 आ गया पैसा नहीं मांगे, 25 आ गया पैसा मांगने आ रहे हो, तो लिमिटेशन एक्ट है, देयर इज अ लिमिटेशन एक्ट। उस अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट वो ये बोलता है कि कोई भी डेट मैच्योरिटी पीरियड से 3 साल के अंदर ही आप कोर्ट में जा सकते हो। अगर आप उसके बाद जाओगे तो वो डेट को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो डेट क्या हो चुका है, टाइम बार्ड हो चुका है, यानी कि एग्जीक्यूट करने का उसका टाइम खत्म हो चुका है। लेकिन एज अ जेंटलमैन मैंने क्या किया, वो कॉन्ट्रैक्ट आपके नाम को लिख के कर दिया। मैंने आपके कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैंने एक पेन पेपर में लिख दिया कि रोना मत, हम तुमको इतना रुपया दे देंगे, भले ही टाइम बाद डेट है, लेकिन मैं वादा कर दिया ना देने का, तो मेरे तरफ से पैसा जा रहा है, तुम्हारे तरफ से कुछ नहीं आ रहा है, ये एक्सेप्शन की तरह काम करता है। नेक्स्ट बेटा आता है क्रिएशन ऑफ एजेंसी। नेक्स्ट क्या आता है बोलो, क्रिएशन ऑफ एजेंसी। एजेंट जो होता है वो सिर्फ कमीशन पे काम करता है, लेकिन मेरा और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन हम लोग में किसी भी एंगल से कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं रहता। गिफ्ट भैया, जब हम कुछ चीज़ गिफ्ट में देते हैं तो उसमें कंसिडरेशन नहीं रहता। बेलमेंट तो मैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का वीडियो डालूंगा, उसमें आप और अच्छी तरह से समझेंगे। बेलमेंट में क्या होता है कि कंसिडरेशन नहीं भी है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है। चैरिटी, आपने मुंह फाड़ के किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में वादा कर दिया है कि आप उसको कुछ पेमेंट देंगे तो आपको देना पड़ेगा, भले आपको रिटर्न में कुछ ना मिले, समझ आ रहा है? तो बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता है बोलो, वैलिड रहता है। नेक्स्ट आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। नेक्स्ट क्या आता है बोलो, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, और क्या लॉफुल है क्या अनलॉफुल है ये बताते हैं। देखो, लॉफुल बहुत है, सब कुछ लॉफुल है, अनलेस अगर वो ये ना हो, सब कुछ लॉफुल है, अगर आप इस कैटेगरी में फॉल ना हो तो सब कुछ क्या माना जाएगा, लॉफुल माना जाएगा। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल नहीं होंगे तो सब कुछ क्या माना जाएगा, लॉफुल माना जाएगा। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल नहीं होंगे तो सब कुछ क्या माना जाएगा, लॉफुल माना जाएगा। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल नहीं होंगे तो सब कुछ क्या माना जाएगा, लॉफुल माना जाएगा, लॉफुल माना जाएगा, लॉफुल माना जाएगा। तो क्या क्या कैटेगरी आता है देखो, तो क्या क्या कैटेगरी आता है। एक ऐसा कैटेगरी जो लॉ मना करके रखा है, फॉरबिडन बाय लॉ। लॉ क्या होता है ना, फॉरबिडन बाय लॉ, ध्यान से समझो, लॉ मना करके रखा है, कोई चीज लॉ मना करके रखा है करने, तो वो ऑब्जेक्ट और वो कंसिडरेशन नहीं हो सकता। अगर आप रखते हो तो वॉइड है, डन है क्या? ऐसा कुछ जो डिफीट कर रहा है प्रोविजन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ, एनीथिंग विच डिफीट द प्रोविजन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ, एनीथिंग विच डिफीट द प्रोविजन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ, एनीथिंग विच डिफीट द प्रोविजन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ। एग्जिस्टिंग लॉ का मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ जो ऑलरेडी कानून में लिखा है नहीं करने को, फिर भी तुम वही करने का अग्रीमेंट करवा रहे हो, तो वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट माना जाता है। नेक्स्ट फ्रॉडुलेंट, किसी भी तरह से कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट है या ऐसा कंसिडरेशन है जो फ्रॉडुलेंट है, गलत है, फ्रॉड रिप्रेजेंट करेगा, तो वो आप नहीं कर सकते। उसी तरह से इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, तुम क्या कर रहे हो, इंजरी प्रोवाइड करोगे, तुम क्या करोगे, इंजरी करोगे, तुम क्या दोगे, इंजरी, किसी को तकलीफ पहुंचाओगे, ठीक है, किसी का नुकसान करोगे, इंजरी प्रोवाइड करोगे किसी के प्रॉपर्टी को या इंसान को, तो वो सारा कुछ अनलॉफुल है, डन है क्या? 5th नंबर बोलता है कोर्ट उसको इमोरल रिगार्ड किया है, कोर्ट रिगार्डेड इट इमोरल। कोर्ट क्या रिगार्ड किया बोलो, इमोरल। ऐसा कुछ एक्टिविटी जिसको कोर्ट इमोरल बोला है, ऐसा कुछ एक्टिविटी जिसको कोर्ट क्या बोला है, इमोरल, गलत बताया, गलत बिहेवियर बताया, उसको तुम ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते हो, अनलॉफुल माना जाएगा। एम आई क्लियर विद दिस? और वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा।
क्या माना जाएगा बोलो, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब कुछ अग्रीमेंट है जो ऑटोमेटिकली अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाता है। नंबर 1, अग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड। अग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड, अग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है, ऐसा अग्रीमेंट तुम किए हो जिससे तुम सामने वाले को धंधा करने से रोकोगे, बिजनेस करने से रोकोगे, प्रोफेशन एक्सरसाइज करने से रोकोगे, जो लॉफुल है, ठीक है। तो ये जो तुम अग्रीमेंट किए हो जिससे तुम सामने वाले को रोक रहे हो, ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, और अगर ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है तो ये वॉइड माना जाएगा। तो अग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड, भैया ये सारा याद करना होगा नहीं, मैं आपको बताता हूं कैसे याद करोगे। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है ना, तो पूछ लिया अग्रीमेंट, व्हाट आर द अग्रीमेंट दैट आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, तो नंबर 1 बोलोगे अग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड। अंदर क्या लिखेंगे, सिंपल से लिखोगे एन अग्रीमेंट डन to restrict any person, an agreement done to restrict any person from conducting any lawful business or profession is void, is what, void नहीं सॉरी, is opposed to public policy, पहले लिखोगे is opposed to public policy and hence it is void। लेकिन ऑब्वियसली इसका कुछ एक्सेप्शन है। अगर आप गुडविल बेच रहे हो तो आप सामने वाले को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप अपना क्या बेचने वाले हो, गुडविल बेचने वाले हो, तो आप सामने वाले को क्या कर सकते हो, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। नंबर 2, सेक्शन 11, 12 और सेक्शन 36(2) एंड 54 ये दोनों ही डील करता है पार्टनरशिप से। किससे डील करता है बोलो, पार्टनरशिप से। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हो, अगर आप किस में बोलो, पार्टनरशिप बिजनेस में, पार्टनरशिप, तो अपने पार्टनर्स को आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो कोई और बिजनेस करने से या कोई और प्रोफेशन एक्सरसाइज करने से, बिकॉज अगर कोई और करेगा तो वो धंधा यहाँ पे अच्छा से मन लगा के नहीं करेगा, आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। फिर आता है और क्या क्या अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। फिर आता है अग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज। अग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज का मतलब ये होता है कि आप अग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज का मतलब होता है आप क्या करते हो ना, आप किसी का शादी जाके रुकवा रहे हो, कोई शादी कर रहा हो रोक दे रहे हो, उठा ले रहे हो मंडप से पगला लोग की तरह। अरे भाई सबको राइट है अपना पार्टनर चूज करने का, और तुम अगर उसको रेस्ट्रिक्ट करो, रेस्ट्रिक्ट अरे नीच लो, क्या कर रहे हो बोलो, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, तो वो गलत है, ठीक है। माइनर का शादी रोकोगे चलेगा, लेकिन अगर किसी और का शादी रोक रहे हो तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और क्या है, वॉइड है। डन है। एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, किसी को लीगल एक्शन लेने से ही रोक रहे हो तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट, तुम दलाली खाते हो, दलाली खा के शादी करवाते हो, अलाउड नहीं है। ट्रेडिंग विद एनिमीज, यहाँ पे पूरा देश बर्बाद हो रहा है और जो देश को बर्बाद कर रहा है उस देश के साथ तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, जो इंडिया का दुश्मन है उसके साथ तुम धंधा पानी कर रहे हो, तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। डन है क्या। ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस, पब्लिक पोस्ट खरीदते हो, गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट टाइटल्स खरीदते हो, बेचते हो, खरीदते हो, बेचते हो, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है और वॉइड माना जाएगा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और वॉइड माना जाएगा। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस एंड चंपाटी। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस एंड चंपाटी। मेंटेनेंस का मतलब ये होता है तुम ऐसा अग्रीमेंट करते हो जिसमें तुम सामने वाले को बोलते हो कि वो केस करे और उस केस का सारा खर्चा कौन उठाता है, तुम उठाते हो। उस केस का सारा खर्चा कौन उठाता है, तुम उठाते हो, और तुम उसको जिस केस के लिए उसको बोलते हो ना कि केस करो, उस पर तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्लास में याद है हम एग्जाम्पल दिए थे, एक गाड़ी है, दूसरा गाड़ी उसको पीछे से ठोक दिया, ठीक है, तो ये गाड़ी का ओनर इसको केस करेगा ना, लेकिन इसको मन नहीं है, लेकिन तुम आते हो पिक्चर में और बोलते हो ओ भाई तुम केस करो इस पे केस, इसका सारा खर्चा कौन देगा, हम देगा, इस सारा खर्चा कौन देगा, हम देगा, उसी को बोलते हैं मेंटेनेंस। चंपाटी का मतलब ये होता है कि तुम किसी के लिए केस कर रहे हो, केस किए हो, ठीक है, केस से जो भी तरह का जजमेंट्स आएगा या फिर कोई भी फायदा आएगा ना, जैसे कुछ भी तरह का क्या बोलते हैं, कोई भी तरह का शेयरिंग आ रहा है, ठीक है, शेयरिंग मतलब क्या, कोई भी तरह का ऑर्डर पास हो रहा है कि इसको 2 लाख दो, 3 लाख दो, केस जीत गया इसको 2 लाख 3 लाख मिलेगा, और हम बोलते हैं नहीं 2 लाख 3 लाख तुमको मिला है, उसमें से कुछ हिस्सा हमको भी देना पड़ेगा। यानी कि तुम क्या करते हो, शेयर करते हो प्रोसीड्स ऑफ द लिटिगेशन। केस से मिला हुआ कोई भी फायदा को शेयर करते हैं, अक्सर वकील लोग कर सकते हैं, करते हैं, मैं ये नहीं बोला, कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, हम बोले कि अपने क्लाइंट को भाई ये केस तो हम लड़ लेंगे, लेकिन अगर केस जीत गए तो 2% जो मिलने वाला उसका दे देना, तो ये सब चंपाटी होता है, ठीक है। अग्रीमेंट इंटरफेयरिंग मैरिटल ड्यूटीज, तुम महानीच हो तुम एकदम, खुद का शादी नहीं हुआ है, दूसरों को शादी के बीच में घुस जा रहे हो, इंटरफेयर कर रहे हो मैरिटल ड्यूटीज में, एक पति पत्नी के बंधन में घुस जा रहे हो पगला लोग की तरह, नीच। डन है क्या। फिर अग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली। अग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली का मतलब क्या होता है, तुम कुछ ऐसा अग्रीमेंट कियो जिससे तुम मोनोपोली क्रिएट करो, कुछ ऐसा अग्रीमेंट कियो जिससे क्या क्रिएट करो, मोनोपोली, खुद का राज्य बना रहे हो, वो गलत है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। बेटा मैराथन है, अगर आप सोचोगे कि आप फर्स्ट टाइम में ये करोगे तो भैया बाकी सब क्या बखलोल है जो 6 महीना पढ़ रहे हैं,
मैराथन का मतलब ये होता है रिवीजन, और जिस हिसाब से मैं रिवीजन करा रहा हूँ वो आपके लिए सफिशिएंट है। डन है क्या? अच्छा, वेजरिंग अग्रीमेंट बेटा एक डिफरेंसेस आपको करना है, वेजरिंग और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का। वेजरिंग एंड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का जिसका रिटर्न है वो करेगा, वेजरिंग एंड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का। नहीं मिले तो मेरे से मांग लेना, टेक्स्ट कर देना, ठीक है। वेजरिंग और या कोई भी एक जन याद दिलाना, भेज देंगे, तुरंत भेज देंगे। वेजरिंग अग्रीमेंट और कंटिंजेंट। वेजरिंग क्या होता है? वेजरिंग का मतलब होता है बेट। तुम्हारा तुम देखो, पहले एक चीज ध्यान रखो, एक चीज ध्यान देखो, ये क्या लिखा है? अग्रीमेंट। ये क्या लिखा है बोलो? अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का मतलब होता है वेजरिंग अग्रीमेंट। अग्रीमेंट क्या होता है? वेजरिंग अग्रीमेंट, वेजरिंग अग्रीमेंट, वेजरिंग अग्रीमेंट, वेजरिंग अग्रीमेंट, वेजरिंग अग्रीमेंट। वेजरिंग अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? वेजिंग अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? बेट। ऐसा कुछ अग्रीमेंट जो बेट पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है बोलो? बेट। बेट तुम बेट लगाते हो, बेट, ठीक है ना, बेट लगाते हो, उसको वेजरिंग बोलते हैं। अब सपोज करो बेट में क्या होता है, हम बोल रहे हैं हम तुमसे बेट लगा रहे, आओ आओ बेट लगाए, आओ हम बेट लगा रहे तुम पास होगा, हम बेट लगा रहे तुम पास होगा, और ये होगा होगा होगा, हम बेट लगा रहे तुम पास होगा। डन है क्या? तो सुनो ना, बेट में हम लोग बेट लगाते हैं, लेकिन हम अभी बेट लगा रहे हैं आज बारिश होगा। तो ध्यान से सुनो, वेजरिंग क्या होता है? यहाँ पे पता है दो पार्टी होता है, दो पार्टी बेट लगाता है, ठीक है। अब जो बेट लगाता है वो दोनों ही किस पे डिपेंड रहता है बोलो? तो अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये बोलता है बारिश होगा, ये बोलता है बारिश नहीं होगा। अब बारिश करना दोनों के कंट्रोल पे नहीं है, अनसर्टेन इवेंट है, ठीक है। म्यूचुअल चांस ऑफ गेन और लॉस, ऑब्वियस सा बात है, एक जीतेगा तो एक हारेगा, ये जीतेगा तो ये हारेगा। डन है क्या? अच्छी तरह से। नेक्स्ट आता है, कोई भी अदर इंटरेस्ट नहीं है आपके इवेंट में, बस हार जीती है, आपके इवेंट में कंट्रोल नहीं है, और यहाँ पे आप वादा करते कुछ रुपया देने का, प्रॉमिस टू पे समथिंग और मनी वर्थ, कुछ तो देने वेने का बात करते हो, बस इतना ही पढ़ना है और इसका डिफरेंसेस कर लेना बेटा। फिर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। बेटा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से सुनो क्या होता है, व्हाट डज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मींस। देखिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनिए। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो पहला बात सेक्शन 68 से लेके 72 पे बेस्ड है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, वो इस पे डिपेंड करता है कि कोई भी इंसान अपने आप को रिच नहीं कर सकता सामने वाले का लॉस करके। नो पर्सन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सन लॉस, नो पर्सन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सन लॉस। कोई भी इंसान रिच नहीं हो सकता सामने वाले का लॉस करवा के। देखिए हम आपको हमेशा बताए थे, यहाँ पे आपका जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है वो दो चीज़ पे होता है। सबसे पहला, आप सामने वाले के लिए कुछ कर रहे हो, और ये जो आप कर रहे हो आप रिटर्न में कुछ उम्मीद रखते हो, इंटेंशन टू गेट समथिंग, इट इज़ नोन एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। मैं एक अंधा को रोड क्रॉस कर दिया, इतना नीच नहीं है हम कि उसको अंधा को रोड क्रॉस करवाने का बोलेंगे 2 रुपये करके पर जेब्रा क्रॉसिंग दे दो। नहीं, मेरा इंटेंशन ये एक्ट करने से पहले मेरा इंटेंशन नहीं था कि मेरे को कुछ मिले। कभी कभी हम लोग कुछ चीज़ करते ताकि हम लोग को कुछ चीज़ मिले, समझ आ रहा है? तो वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पे होता है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखो, एक सेकेंड बेटा, चलो तो ये हुआ आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे एक लाइन है जो लिखा हुआ है, नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सन लॉस, ये याद रखिएगा। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में देयर इज नो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, बट बेटा याद रखना सेक्शन 68 टू 72 आपके पास आएगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसमें ना एक क्वेश्चन वो लोग पूछ सकता है आपसे, मतलब वो क्वेश्चन आपको करके जाना ही है, राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, ये वाला पोर्शन आपको करके जाना ही है। अगर मैं आपको CMA इंटर के लिए बोल रहा हूँ, राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, ठीक है, राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। डन है क्या? अच्छा, क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट, सेक्शन 68। सेक्शन 68 बोलता है कि अगर आप सामने वाले को, किसी भी इंसान को, सपोज करो ये इंसान का बच्चा लोग है और ये अब काम नहीं कर सकता है, ठीक नहीं है इसका तबीयत, ये ठीक नहीं है, तो आप अगर सामने वाले को यानी कि इसको अगर आपको डन है अच्छी तरह से, तो ध्यान से समझिए कि हम आपको कुछ दे रहे हैं, और जब हम आपको कुछ दे रहे तो आप इनकेपेबल हो, आप क्या बोलो? इनकेपेबल हो। इनकेपेबल क्यों? आप किसी भी तरह से इनकेपेबल हो, इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, मेंटली खराब हो या तबीयत आपका खराब है, इन लोगों का बात कर रहे हैं।
तो अगर हम इन लोगों को नेसेसरी दे रहे हैं जीने के लिए, नेसेसरी, तो वो नेसेसरी जो मैं इनको प्रोवाइड कर रहा हूँ उसका मैं रिम्बर्समेंट ले सकता हूँ इनके ही प्रॉपर्टी से। बेटा हम रिक्वेस्ट करेंगे ना, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जितना भी हो 1 आवर का एक वीडियो आप उसी से कवर करें, बिकॉज ना उसमें आपको प्रॉपर एक बार का एक्सप्लेनेशन समझ आ जाएगा, ठीक है ना। मैराथन में मैं इसको कवर नहीं करता, लेकिन आप प्लीज़ उसको उस पर कवर करें। अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो अब आता है, जैसे कि मैं सजेस्ट करता हूं, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किससे कंप्लीट करते हैं, बोलो, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है, ध्यान से समझिए। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि इतना देर से तो तुम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे, अब तुम कॉन्ट्रैक्ट को क्या करोगे, टर्मिनेट करोगे। तो डिस्चार्ज कैसे हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, देखो, व्हाट आर द मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टी होता है, दोनों पार्टी एक्चुअली में अपना परफॉर्म कर दिया, दोनों पार्टी एक्चुअल में परफॉर्मेंस दे दिया, तो मान लिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है, डिस्चार्ज हो गया। मान लिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है, डिस्चार्ज हो गया, उसी को बोलते हैं डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। नंबर 2 आता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। नंबर 2 क्या आता है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अटेम्प्ट हुआ था एक पार्टी और दूसरा पार्टी उसको ले नहीं पाया, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब क्या है, मैंने अपने तरफ वाला ड्यूटी कर दिया, आपने अपने तरफ वाला ड्यूटी करने आप आए नहीं, तो मेरा अब डिस्चार्ज हो गया। जैसे मैं पढ़ा दिया, तुम पढ़ने क्लास में नहीं आए, तो आई हैव अटेम्प्टेड माई परफॉर्मेंस, तो हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। इसी को बोलते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो बाय परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है, या फिर बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। हम लोग दोनों के बीच में अगर एक म्यूचुअल अग्रीमेंट करके हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। कैसे डिस्चार्ज कर सकते हैं, नोवेशन के थ्रू। नोवेशन में क्या होता है, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट भी चेंज हो जाता है। मेरा बात था तुम लोगों को लॉ पढ़ाने का, अब मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता, हम लॉ नहीं पढ़ा पाएंगे अब, तो हम किसी और पार्टी को रख लिए और ये हम लोग म्यूचुअली डिसाइड कर लिए कि तुम लोग मेरे से पढ़ा था ना भाई, अब हम पढ़ा नहीं पाएंगे, हम किसी और को रख रहे हैं, वो पढ़ा देगा। तो दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल अग्रीमेंट। हम लोग म्यूचुअली अग्रीमेंट में मेरा और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करके उसको दे दिए। डन है क्या, याद रखिएगा, नोवेशन में पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट भी चेंज हो जाता है। और अगर एक आता है ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन में भी कुछ चेंज होता है, टर्म्स चेंज होता है, लेकिन कभी भी बेटा पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं हो सकता, कभी भी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं हो सकता। नंबर 2 आता है रेसिशन। नंबर 2 आता है रेसिशंस। रेसिशंस का मतलब जानते हो, कैंसलेशंस, ठीक है, कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से कैंसिल ही कर दिए, हम लोग आपस में डिसाइड किए थे पढ़ाएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे, आप मेरे को पैसा देंगे, हैं डिसाइडेड था, बट अभी रिजाइन हो गया, हम लोग आपस में करके कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है रेमिशन। रेमिशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग कुछ टर्म्स को माफ़ कर देते हैं, हम लोग कुछ टर्म्स को क्या कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, उसको रेमिशन बोलते हैं। फिर आता है वेवियर। वेवियर का मतलब होता है जब कॉन्ट्रैक्ट 2 लोगों के बीच में होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट जब 2 पार्टी के बीच में होता है ना, तो कुछ टर्म्स को हम मतलब कुछ पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही माफ़ कर देते हो। तुम्हारा बात था मेरे को फीस देने का, तुम फीस ही नहीं दे रहे हो, पैसा बाकी है, हम बोले यार छोड़ दो, तुम मत ही दो, छोड़ दो, वेवियर बोलते हो उसको। 6 नंबर होता है मर्जर। 6 नंबर क्या होता है, बोलिए, मर्जर। मर्जर का मतलब क्या होता है, जब एक कॉन्ट्रैक्ट दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के साथ मर्ज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आप एक जगह लिए थे मेरे से रेंट पे, अब आप उसको खरीदना चाहते हो, तो जो रेंट अग्रीमेंट है वो किससे मर्ज हो गया, सेल्स अग्रीमेंट से। एम आई क्लियर विद दिस। तो म्यूचुअली कॉन्ट्रैक्ट जो रेंट वाला तो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। फिर नेक्स्ट आता है बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो गया जो अब पॉसिबल नहीं है परफॉर्म करना, तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस से डिस्चार्ज हो जाएगा। डेथ, मौत हो गया तो पॉसिबल नहीं है परफॉर्म करना। इंसॉल्वेंसी, भिकमंगागिरी आ गया, हम लायबिलिटी अब पेमेंट नहीं कर पा रहे तो नहीं हो सकता। अनऑथोराइज ऑल्टरेशन। अनऑथोराइज ऑल्टरेशन का मतलब होता है बिना पूछे हम लोग दो पार्टी के बीच में अग्रीमेंट होता है, हम बिना पूछे उसमें ऑल्टरेशन किए जा रहे हैं बिना पूछे, तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा। बाय लैप्स ऑफ टाइम। कॉन्ट्रैक्ट का एक समय होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट करने का एक समय होता है और वही समय जो है ना वो लैप्स हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। और बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना था तुमको और तुम कॉन्ट्रैक्ट, एक पार्टी धोखा दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। शाहरुख खान को बुलाए थे, सलमान खान को बुलाए थे हुड़ हुड़ दबंग करने के लिए, हुड़ हुड़ दबंग करने के लिए बुलाए थे, बट वो हुड़ हुड़ दबंग करने नहीं आ पाया, ब्रीच कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। अब हुड़ हुड़ दबंग का 2 तरह का ब्रीच होता है, एक होता है एक्चुअल ब्रीच और एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। एक होता है एक्चुअल ब्रीच और एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच होता है कि जिस दिन परफॉर्म करना था हुड़ हुड़ दबंग, उसी दिन बोल रहे 1 घंटा पहले नहीं हो पाएगा, एक्चुअल ब्रीच।
एंटिसिपेटरी ब्रीच होता है कि समय के पहले ही बोल दिया कि नहीं हो पाएगा, दिस इज कॉल्ड व्हाट, एंटिसिपेटरी ब्रीच। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट क्या, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यार देखिए मैं क्या सोच रहा हूँ ना, वीडियो को शॉर्ट करके तोड़ता हूँ। आपको पता है मेरा मैराथन रिकॉर्ड हो गया था, फिर वॉइस की वजह से मेरे को फिर से करना पड़ा ये चीज़। इतना प्यार है आप लोग से, आप भी बस एक छोटा सा प्यार दिखा देना। वो छोटा सा प्यार यह है कि खाली मोटिवेशन के लिए जब आप वीडियो देख रहे हो, जब आपको मेरा ये मेहनत अच्छा लगा हो, तो बस एक कमेंट कर देना, एक दिल से एक दिल लगा देना, ताकि मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ आप तक ये मैसेज पहुँच रहे हैं। डन है। मैं शॉर्ट करके इसका अपलोडिंग करता हूँ ताकि आप भी देख पाए। तो ये वीडियो पूरा कवर करता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।